तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंट का जो है डे 4। ठीक है, तो डे 4 में हम जो हमने पहले डे में जो कंप्लीट किया पर्यावरण और सतत विकास, दूसरे दिन मैंने कंप्लीट किया इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरे दिन हम लोगों ने कंप्लीट किया बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, और हम आज चौथे दिन हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन मतलब ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। आज ये हमारा चौथा दिन है। चलिए फिर शुरू करते हैं। 90 दिनों की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और मैं 90 दिनों तक आपको कंटिन्यू वीडियोज़ बनाऊंगा और मैं इसको 10-15 दिन में ख़त्म करूंगा। मैं आज इसको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये जो डे 4 है इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर ठीक है शुरू करते हैं। ये RAS में क्वेश्चन आया हुआ है पहला। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ठीक है, इसका भी हो जाएगा पहले का। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो ये हरित गृह प्रभाव मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, तो ये इसको बोलते हैं वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके घनीकरण के वायुमंडल का तापमान का जो बढ़ना है उसे हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव, जो है गैसों का वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण जो है गर्म जब हो जाता है उसे ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस गैस 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है। जोसेफ फोरियर ने यह संकल्पना प्रतिपादित की थी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देता है। देखो, जो जब ग्रीन हाउस या वैश्विक तापन के प्रति अपेक्षित योगदान निम्न सबसे अधिक अगर योगदान तो जलवाष्प का लगभग 60%। जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से ज़्यादातर निकलती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%। सबसे ज़्यादा जलवाष्प कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरे नंबर पर CO2 के कारण हो रही है करीब 26, फिर मीथेन है, फिर ओजोन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के कारण है। तो सब ठीक है। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए निम्न में कौन सा योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिकतम योगदान देता है। सबसे नंबर 1 पे जलवाष्प है। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जलवाष्प करती है। 8 का D हो जाएगा। 9 ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज़्यादा देखो CO2 होती है, फिर मीथेन होती है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर CFC सबसे कम होती है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक जो हैं, ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवर्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन जो हैं। 10 का E हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आर्गन उत्तरदायी नहीं, बल्कि जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों हैं। ठीक है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है योगदान नहीं करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में इतना ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती ग्रीन हाउस गैस। गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों हैं। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्तरदायी है। निम्न में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तीनों हैं। तो ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें प्रोपेन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ओजोन है
और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, मीथेन से होता है, फिर ओजोन से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सीएफसी की सिर्फ मात्रा 0.4% से 0.6% ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्न में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं, बाकी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये हैं। निम्न में कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रकृति में द्विआणुविक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है। निम्न में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से जो है मतलब देखो, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, तो एक से अधिक जो है हो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हर ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारी की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा इसका लगभग ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। ठीक है, वायु में इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िएगा। ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा वायु में कार्बन CO2 की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 जो है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है अभी देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय और प्रदूषण के कारण जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि जो है ये करती है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक जो है जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि। सौर धधक में वृद्धि नहीं है बल्कि अत्यधिक वनोन्मूलन, तो बी हो जाएगा इसका। 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। फिर छठे पे आते हैं। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन अवशोषण के दहन के कारण वायुमंडल में कौन सी? तो ये चारों होती हैं। ठीक है, फसल अवशेषों के दहन के कारण। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अत्यधिक जिम्मेदार है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है होता है। ठीक है, वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल की प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03%। भूमंडलीय तापन का कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन में ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो आर्द्रभूमि चारों से निकलती है ये मीथेन। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन में गया मीथेन में किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो ये धान के खेत और दीमक की बाम्बी से। ठीक है, तो A, B दोनों सही हो जाएंगे, तो सी उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तो मीथेन है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो वायुमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंधित है तो मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वह है मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं।
यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यह एयर पोल्यूटेंट होती है। ठीक है। हाल ही के वर्षों में मानव की गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत से वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य तापमंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्रों में पादप प्रकाश संश्लेषण, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसका कारण निम्न में से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इसमें जो है चावल खेती से असंबद्ध अवयवी परिस्थितियां मीथेन उत्सर्जन के कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो 19 का सी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए? बिल्कुल नहीं। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी? बिल्कुल सही है। 2, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा? सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा? बिल्कुल सही। तो 2, 3, 4 हो जाएगा। और इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए, 20 सही हो जाएगा पहले का। कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? तो समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। तो इसका डी हो जाएगा दूसरे का। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर जो है ये भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे पहले प्रभावित जो है होगा। 3 का ये हो जाएगा। 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो इसका जो है बी हो जाएगा। 1 और 2, सभी भूमंडलीय भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, ये नहीं, कोई ऐसा अनाजों की भूमि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल वायुमंडल की और उपरोक्त सबकी बढ़ रही है। निम्नलिखित में कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है 1900 के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिसे आधे से ज़्यादा वृद्धि वर्ष 1970 के बाद देखी गई। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान है तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन ग्रीन हाउस गैसें हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जल घनत्व का प्रबल रूप से घट जाएगा। तो ये नहीं, बल्कि पहला दूसरा सही हो जाएगा। ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी।
विश्व के समस्त समुद्र डूब जाएंगे। संभावना है 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल बढ़ने से किसी भी वर्ष तक नीदरलैंड एक संकट छा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो पेरिस में हुआ था ये, ठीक है। 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ, जिसमें कि 17 SDG अपनाए गए हैं ना। कौन सा जलवायु परिवर्तन हुआ? तो ये 21वां हुआ था। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है? आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चीन है। निम्नलिखित में से किस देश की दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है तो भूटान को माना जाता है। छठे का सी। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका अभिप्राय यह है कि देश को 2050 तक के उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। उत्सर्जन की छतपूत वातावरण में ग्रीन हाउस के निराकरण और अवशोषण से होगी, तो 20 का सही हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। भारत में जलवायु परिवर्तन में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से घास सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, तो ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और सही कारण है, ठीक है। निम्न में कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें सौर किरणित ऊर्जा जो है, सौर विकिरण, ये संबंधित नहीं है। तो मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय अवस्थाओं से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा में उत्कीर्णता, पृथ्वी की घूर्णन के अक्ष की तिर्यकता एवं विश्व आयन इस सिद्धांत के अंग है, तो 10 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? तो मिलानकोविच ने। 11 का बी। फिर 12, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। 12 का बी हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा, सॉरी। निम्न में किसे कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए? तो कृषि पद्धतियों पर जो है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयोग में कौन सा मृदा कार्बन सहायक है? तो 1, 2, 3, ठीक है, तीनों हैं। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट क्लाइमेट, स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। बिल्कुल सही। CSAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। बिल्कुल सही, तो 14 का डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भेदी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रशोधन हेतु निम्न में कौन संभावित स्थान हो सकते हैं? तो पारिस्थितिक गैर लाभकारी कोयला संस्था, निज से तेल और गैस भंडार, भूमिगत लवणीय शैल समूह, तो 1, 2, 3 हो जाएंगे इसके। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है? तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका। 16 का ये। फिर 17 पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? तो विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व के 48% ग्लोबल वार्मिंग का निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा
सी हो जाएगा, 17 का सी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो हुआ था उसके बारे में देखते हैं क्या क्या सम्मेलन हुए। तो 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994 को हुआ था। ये यूपीपीसीएस 2012 में आया था क्वेश्चन। जो मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? तो 21 मार्च 1994। वह 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें यह समझौता जो हुआ है तो यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। ये वर्ष 2017 में लागू हुआ, ठीक है। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर और वह वर्ष 2017 से लागू होगा। तो सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर, मतलब इसमें जो था यह जो है निर्धारित किया गया, ये जो 17 से नहीं 2015 से लागू होगा, ठीक है। और ये इसलिए गलत है पहला। दूसरा हो जाएगा, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना हो पाए। हाँ, तो ये तो है सही भाई। विकसित देशों ने तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1000 अरब के देने की प्रतिबद्धता जताई। तो ये कुछ नहीं हो पाया, ये अभी तक भी नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन बी ही सही होगा, केवल 2, ठीक है। इसके बाद 91 फिर कॉप जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो पेरिस में आयोजित हुआ था, ठीक है। यूके UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में UNF में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसका 4 का 20 सही हो जाएगा। 5 मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो UNFCCC सचिवालय द्वारा की गई। जलवायु परिवर्तन व संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो यह जो है इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। 7 का ए सही हो जाएगा। फिर 8 जलवायु परिवर्तन निधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, तो ये सही हो जाएगा 8 का। फिर 9 हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों के अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रिया में सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है, तो दूसरे का ये हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण नहीं, यूनेस्को का कहाँ हो जाएगा भाई? तो ये तो बिल्कुल रंग हो जाएगा। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, बिल्कुल अर्थ आवर जिसको बोलते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने आंदोलन, बिल्कुल। तो 2-3 सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से ये WWF द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान जो है 8:30 से 9:30 PM में 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ठीक है। इस हर साल मनाया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30। संयुक्त WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में किस शहर में किया गया? तो
न्यूयॉर्क में किया गया। यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो है इसका न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया। ठीक है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो समुद्री जल छिड़का जाता है। 11 का सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित हैं। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित हैं तो ये जलवायु परिवर्तन से। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित, ना कि ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि वर्ष 2005 में हुई, बिल्कुल 2005 में। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता संबंधित नहीं यार, ओजोन वो तो मॉन्ट्रियल है। ठीक है, जो कि 1989 में हुई थी। मीथेन और CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो यह मीथेन जो है CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक है। ठीक है, 2005 में हुई थी, है ना। मीथेन से जो है ठीक है ज़्यादा अधिक है हानिकारक, मीथेन ज़्यादा हानिकारक है उससे। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो क्योटो जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्योटो जल संरक्षण से नहीं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और कार्टागोना जो है बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम जो है जैविक प्रदूषण से है। और मॉन्ट्रियल ओजोन परत। ठीक है, तो स्टॉकहोम जैविक प्रदूषण से है ना, और बायो पॉल्यूटेंट से है। ठीक है, स्टॉकहोम। कार्टागोना बायोसेफ्टी से है संबंधित। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये क्योटो में आयोजित किया गया था, जो कि 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, आयोजित तो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो में अंगीकृत किया गया और ये 2005 से लागू हुआ। ठीक है, CDM के लिए सत्य नहीं है। तो ये या विकसित देशों को, विकासशील देशों को परियोजनाओं को, CDM मतलब जो है क्लाइमेट फंड होता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की योजनाएं आती हैं या वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने और परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो डी हो जाएगा इसका। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन या सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार साधन है। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका। जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। सरकार एवं व्यवसाय का नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम करने हेतु एक प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ। प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के रूप में 5 गुना अत्यधिक प्रभावी है। ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपना कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। तो 9 का सी हो जाएगा। स्वच्छ विकास युक्ति। 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाव के बारे में स्वच्छ विकास युक्त क्योटो नवाचार नीतियों में से एक है।
CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्नक एक देश से संबंधित है, तो केवल एक हो जाएगा इसका। ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। 11 का ये हो जाएगा। ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो सी सही हो जाएगा, केवल 3। स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल, उत्सर्जन कटौती या नागोया एनेक्स काइटो जूनो प्रोटोकॉल। और इसके बाद 13 नंबर हो गया। फिर 14 नंबर काइटो जूनो प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को कहते हैं तो कार्बन पदचिह्न कार्बन फुटप्रिंट। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलंबन करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में आती है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो डी हो जाएगा 16 का। 17 कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल का बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यह सरकारी व्यवसायों, नागरिक समाजों और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह धाड़ी वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थानों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह देश उनके उन्मूलन, वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने, रेड जिसको बोलते हैं रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती हैं। तो सी हो जाएगा 1 और 3। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों की उनकी विकास नीतियों और बजटों की जलवायु परिवर्तन के कारण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक, इसका समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान और धाड़ी विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ये सही होगा इसका 20 का। 21 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन में प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो न्यूजीलैंड ने रखा। 21 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित तो कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं या प्रदूषण कर। एक उदाहरण है, यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु लगाने का प्रस्ताव किया। किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो सिंगापुर ने की। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र की
क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, तो सी हो जाएगा इसका, 23 का। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना, ठीक है, भारत की क्या कार्य योजना है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो देखो, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, राष्ट्रीय नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जितने मिशन भारत चला रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई तो ये 2008 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये आणविक ऊर्जा जो है को नहीं सम्मिलित किया गया है। जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में आई है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित मिशन, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य तो जलवायु परिवर्तन पर जो है प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो भारत की आई तो 2008 में आई थी, ठीक है। जो कृषि पर, खाद्य सुरक्षा पर जो खतरा है उससे बचने के लिए, समुद्री जल स्तर जो बढ़ता जल स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों के लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों बढ़ती जो समस्याएं हैं उनके लिए जो है। राष्ट्रीय हरित मिशन, भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई, ठीक है। 4 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो ये नाभिकीय शक्ति जो है 5 का सी हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति नहीं शामिल है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित कर दिया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनेप की सहायता, यूएनडीपी की सहायता से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये सब झारखंड के क्वेश्चन आए हैं, तो अब 2013 में प्रकाशित हुई थी, 2013-14 में प्रकाशित हुई, ठीक है। ये यूपी पीसीएस में नहीं आने वाला है कहीं से। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये जो है इस जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के रूप में, तो 8 का भी हो जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने चढ़ाई की। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो ये सरायकेला खरसावां है। निम्नलिखित में से किस देश स्कोर जो था 0.78 रहा, ठीक है। इसका किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक